अभी एग्जाम टाइम बहुत ज्यादा पास में आ रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे बड़े सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा डराते हैं ना, तो आपको इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्विक रिवीजन आज हम करने वाले हैं और आप जस्ट 15 मिनट तक इस वीडियो में बने रहिए। आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा का पूरा क्विक रिवीजन इस वीडियो में हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन एक चैप्टर ये है, देन इसी में हमारे पास में प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस, इससे रिलेटेड हमारे पास में चैप्टर है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारे पास में बेंडिंग स्ट्रेस आ जाता है, देन शियर स्ट्रेस आ जाता है, SFD शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ जाता है। फिर इसके बाद में टॉर्सनल मूवमेंट आ जाता है, टॉर्सनल चैप्टर आ जाता है। देन थिन प्रेशर वेसल आ जाते हैं और थिन प्रेशर वेसल के बाद थ्योरी ऑफ फेल्यूर आ जाता है और थ्योरी ऑफ फेल्यूर के बाद हमारा एक और चैप्टर आ जाता है कॉलम। तो हमारे टोटल यही सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा इजी है। तो जो कॉलम वाला चैप्टर है ना, एक बकलिंग कॉन्सेप्ट रहता है, दूसरा क्रशिंग कॉन्सेप्ट रहता है। बकलिंग क्या होती है, हम अगर सिंपल सा समझे, हमारा ये कोई कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के कारण क्या होगा, एक कंप्रेस होगा और दूसरा एक वक्ल होगा। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो कॉलम है वो इस टाइप से हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बकलिंग बोलेंगे। और अगर कॉलम की लेंथ कंपेरिजन टू डाया कम है तो होगा क्या, जो कॉलम है वो इस टाइप से कुछ बल्जिंग कर देगा, बल्ज मूवमेंट कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्रशिंग बोलेंगे और एक बकलिंग करेंगे। तो हम यहां पे किसकी बात करते हैं, कॉलम में बकलिंग की बात करते हैं। तो बकलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। बकलिंग लोड PE यूलर ने दिया था इसलिए PE यूज करते हैं। अब हमारी जो कॉलम की कंडीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो यहां पे क्या होता है, हमेशा आई मिनिमम का यूज करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। अब इसमें हमें देखने से ही पता चल जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, यहां पे एक मल्टीपल n रहता है। अब n की वैल्यू कितनी हो सकती है वो हम बता देते हैं। n की वैल्यू 4 रहेगी, n की वैल्यू 2 रहेगी, n की वैल्यू 1 रहेगी और 1/4 रहेगी। तो अगर हम इसमें देखने से हमें पता चल जा रहा है किसमें लोड सबसे ज्यादा लगेगा, किसमें हमें सबसे ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फिक्स है तो इसमें बकल करने में हमें ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट का एक रेजिस्टेंस मिलेगा और जो रेजिस्टेंस क्या करेगा, लोड को रेजिस्ट करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा लोड ज्यादा रहेगा। तो बकलिंग लोड ज्यादा रहेगा तो उसका फार्मूला PE बराबर में क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। अब उसके बाद लोड किसमें लगेगा, इसमें या इसमें, क्योंकि एक एंड से फिक्स है, फिक्स सपोर्ट पे ज्यादा सपोर्ट, तो फिक्स एंड पे अगर हमारा लोड लगेगा भी तो वो पहले तो ऐसा रहेगा और फिर जाकर के ऐसा बेंड होगा। लेकिन अगर हमारा फ्री एंड पे रहेगा, इस एंड में रहेगा, तो इस एंड में तो ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन अगर इस एंड में अगर हमारा बकल करेगा तो ऐसा आएगा और फिर ये ऐसा आ जाएगा। अगर यहां पर बकल करेगा तो इस फॉर्म में आएगा और यहां पर बकल करेगा तो सीधा ऐसे ही आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर। क्योंकि हम इंजीनियर है तो हम कुछ ना कुछ फालतू का काम करते रहते हैं, तो हमने एक नया टर्म निकाल दिया जिसको हम सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। अब सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है हमारा, L अपॉन K का स्क्वायर, जो L अपॉन K जो रहता है वो सिलेंडरनेस रेशियो रहता है। अब L हम इससे निकाल सकते हैं। अब L क्या है, यहाँ पे L इक्विवेलेंट है, L अपॉन K। K क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आई बराबर में क्या रहता है, एरिया इंटू में K स्क्वायर। तो K स्क्वायर जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। अब हमारा कॉलम शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम कब होगा, वो सिलेंडरनेस रेशियो से होता है। LE अपॉन K की वैल्यू 30 से लेस देन है, शॉर्ट कॉलम होगा। LE अपॉन K की वैल्यू, अगर LE अपॉन K की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो वो हमारा कॉलम क्या होगा, लॉन्ग कॉलम होगा। इस कंडीशन में हमारा कॉलम लॉन्ग होगा और इस कंडीशन में कॉलम हमारा शॉर्ट होगा। ठीक है, अब इसमें एक और नया
फॉर्मूला आ जाता है या एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसको हम कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल को और पढ़ लेते हैं। पर हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सपोज दैट क्रॉस सेक्शन है इस कॉलम का, तो एक्स एक्सिस के अराउंड इतना है, बाय एक्सिस के अराउंड इतना है। हम अगर सेंटर में लगा रहे हैं तब तो बढ़िया है, बिल्कुल सही है। अब हमारा जो कॉलम है, कॉलम हम हमेशा डिजाइन किस लिए करते हैं? कॉलम डिजाइन करते हैं हम कंप्रेसिव लोड के लिए, टेंसाइल के लिए तो हम करते नहीं है ना। अगर हमें कंप्रेसिव लोड के लिए डिजाइन करना है तो अगर हम यहां पर फोर्स लगाएंगे एकदम सेंटर में, तो हमारा कॉलम एकदम कंप्रेशन में आएगा। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर अगर हमने यहां पे ना होकर के हमने यहां से लगाया तो क्या होगा? एक मूवमेंट भी लगेगा, कॉलम के ऊपर एक मूवमेंट लगेगा और एक फोर्स लगेगा, है ना। तो मूवमेंट भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। अब मूवमेंट के कारण होगा क्या? जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, अगर हमारा मूवमेंट ऐसा लग रहा है तो क्या होगा? मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे टेंशन होगा और यहां पे कंप्रेशन होगा, यही होगा मूवमेंट के कारण। कॉलम हम कंप्रेशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, टेंशन के लिए तो हम डिजाइन कर नहीं रहे। तो हमें क्या चाहिए? टेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमने थोड़ा एक्सेंट्रिक लगाया तो यहां पे क्या हुआ? टेंसाइल लोड आ गया। अब हम इसके अलावा ये क्या है? कंप्रेशन लोड लग रहा था, तो अब कंप्रेशन लोड के कारण भी एक स्ट्रेस आएगा, ठीक है। जो हमारा कंप्रेशन लोड लग रहा है ये वाला, इसके कारण जो स्ट्रेस आया वो क्रॉस सेक्शन पे वो कुछ ऐसा आया कंप्रेशन, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, इस वाले स्ट्रेस को मूवमेंट के कारण और इस वाले स्ट्रेस को जो हमारा कंप्रेशन के कारण लग रहा है, ये एक्सियल लोड के कारण ये वाला लग रहा है और ये मूवमेंट के कारण ये वाला लग रहा है, मूवमेंट के कारण। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल? अब जो फाइनल इन दोनों को मिलाकर के होगा, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो यहां पे जीरो हो गया, ठीक है। ए नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा ए नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और फिर यहां पे जाकर के ये दोनों ऐड हो गए, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कितना एक्सेंट्रिसिटी तक लोड को लगा सकते हैं जिससे कि हमारा जो कॉलम है उसके अंदर क्या है? टेंसल या टेंसाइल फोर्स ना लगे या टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट ना हो। यहां पे तो टेंसाइल है, नहीं है, पूरा का पूरा क्या है? कंप्रेशन है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो क्या होता? यहां पे टेंसाइल होता। तो हमें टेंसाइल नहीं चाहिए, तो वही है। एक्सेंट्रिसिटी कितनी हो सकती है? तो वो कुछ एक्सेंट्रिसिटी इतनी इतनी होगी। तो हमारा क्या होगा? एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। स्क्वायर के केस में जो हमारा कर्नल होगा वो ए डाया एक जो होगा A/6 होगा, ठीक है। और यही अगर हमारा रेक्टेंगल सर्कल होगा तो सर्कल की केस में कितना होगा? ये R/4 होगा। ये R है तो ये R/4 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? दो इंपोर्टेंट हो गए कॉलम के केस में। कर्नल की वैल्यू क्या होगी? इसमें A/6 होगी और इसमें R/4 होगी। अगर हम इसका डाया की बात करें तो कितना हो जाएगा? डाया अगर D है, डाया अगर D है तो कितना हो जाएगा? इतना डिस्टेंस पूरा डाया बराबर में 2R होता है और इसकी वैल्यू कितनी है? R/2 है, तो कितना हो जाएगा? ये D/4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे थ्योरी ऑफ फेल्यूर की। तो जो थ्योरी ऑफ फेल्यूर है उसमें हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये तो हमारी नाम से ही हमें समझ में आ जा रहा है, वो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, स्ट्रेन एनर्जी। और एक है हमारा डिस्टॉर्शन एनर्जी। अगर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? σ1 σy/फैक्टर ऑफ 50। मींस जो हमारा स्ट्रेस लगेगा मटेरियल के अंदर वो यील्ड स्ट्रेंथ पे जितना भी हमारा स्ट्रेस है उसके अपॉन फैक्टर ऑफ 50 के बराबर में होगा स्ट्रेस या उससे कम होगा, तो हमारा मटेरियल जो है या जो ऑब्जेक्टिव है वो सेटिस्फाई होगा। तो इसमें कैसा बनेगा? हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा, σ/σy करके। अब जब हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात करेंगे, σ1 माइनस न्यू σ2 σy/फैक्टर ऑफ 50। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा कैसा बनेगा? तो हमारा इस टाइप से बनेगा। ये किसके लिए होगा? प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए। जब हम शियर स्ट्रेस के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस σ1 माइनस σ2 इक्वल टू σy/फैक्टर ऑफ 50, ठीक है। ये तीनों हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रैंकाइन ने दिया था, रैंकाइन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस गेस्ट एंड ट्रेस्का की थ्योरी है, गेस्ट एंड ट्रेस्का। और प्रिंसिपल स्ट्रेन वाला जो है वो सेंट वेनांट की है,
वेनांट। प्रिंसिपल स्ट्रेन, संत है ना, ये संत है तो संत चाहिए तुम्हें, संत आ गया तुम्हारे पास वेनांट। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन संत है, ये भी संत आ गया तुम्हारे पास में। जो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी दी वो हैग ने दी, हैग। और जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दी है वो वॉन मेसेस, वॉन मेसेस, डिस्टॉर्शन वॉन मेसेस। सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस तो 2 न्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। अब सिग्मा बाय अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी का थ्योरी हो गया। जब हमारे डिस्टॉर्शन वाले आए तो उन्होंने बोला सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब न्यू की वैल्यू जो है हमारी, न्यू की वैल्यू इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए कितनी होती है हमारी, 0 से बड़ी होती है और 0.5 से छोटी होती है, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं 0.5 अगर हम वैल्यू रख दें न्यू की, न्यू बराबर 0.5 रख दें तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। और हमारा ये क्या हो गया, सिग्मा बाय अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। अभी क्या हो गया, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी हो गई। ये वाला जो लास्ट वाला हो गया वो हमारा डिस्टॉर्शन एनर्जी हो गया, जो हमारा वॉन मेसेस ने दिया हुआ था। ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हो गया जो हेग ने दिया हुआ था। हेग क्या है, सिटी का नाम है, और सिटी स्ट्रेन एनर्जी है। डिस्टॉर्शन जो बिगड़ा हुआ है पहले से ही, जिसके अंदर बॉन ही नहीं है, बोन मेसेस, बॉन नहीं है इसके अंदर, तो क्या हो गया, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हड्डी नहीं है इसके अंदर, क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो बॉन मेसेस। और प्रिंसिपल रैंकाइन है, स्ट्रेन संत हो गया, शियर स्ट्रेस गेस्ट एंट्रेस का हो गया, और स्ट्रेन एनर्जी सिटी का नाम है स्ट्रेन, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, थ्योरी ऑफ फेल्यूर्स हो गई है, ठीक है। एक हमारा और चैप्टर खत्म हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो थिन प्रेशर वेसल। थिन प्रेशर वेसल के लिए क्या होता है, डी/टी का रेशियो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। अगर हमारे डी/टी का रेशियो 20 से ज्यादा है तो हमारा थिन प्रेशर वेसल होगा। अब थिन प्रेशर वेसल में हमारे दो टाइप के वेसल आ जाते हैं, पहला सिलेंड्रिकल की बात करते हैं हम, और दूसरा स्फेरिकल की बात करते हैं। अब हमें यहां पे समझने की जरूरत है, क्या जरूरत की जरूरत है, इतने देर से तो समझ ही रहे हैं, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूं, तो हम बता देते हैं इसमें। देखो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल क्या है, सब जगह से सिमेट्रिक है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्या है, एक जगह लंबा है और दूसरी जगह छोटा है ना, ऐसे ही होता है सिलेंडर। ये स्फेरिकल है, बॉल है ना, गोल गोल है। तो स्फेरिकल क्या है, हर जगह से सेम है। सिलेंडर का है, हर जगह से सेम नहीं है। तो इसमें दो होते हैं, क्या होते हैं, ये तो सर्कुम्फेरेंशियल और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। अब जो लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल कैसे लगेगा, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन ये है, अगर हम इसको हाफ में काट लें, ककड़ी है ना, ककड़ी है, लौकी है, जो भी है, उसको हम हाफ में काटें तो उस टाइप समझो कि इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है और दूसरे एंड पर भी एक इस टाइप से सर्कुलर है, उस एंड पर लग रहा है, तो ये क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा बराबर में कितना होता है, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल बराबर में PD/4T। पी क्या है, इंटरनल प्रेशर है पी, ठीक है। डी डायमीटर है, टी क्या है, थिकनेस है। अगर हम सर्कुम्फेरेंशियल की बात करेंगे तो सर्कुम्फेरेंशियल क्या होगा, ये हमारा सिलेंडर है, इसको हमने बीच में से काट दिया, लंबे लंबे पीस काट दिए हमने, ठीक है। ककड़ी के लंबे लंबे पीस काट देंगे तो ऐसे ही बनेगा, और हमारा ये ऐसा कुछ आ गया। अब यहां पर जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है, सर्कुम्फेरेंशियल स्ट्रेस है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा, इसको हम हूप स्ट्रेस भी बोलते हैं। हूप स्ट्रेस बराबर में PD/2T होता है, PD/2T। तो कौन सा स्ट्रेस ज्यादा है, सिग्मा H ज्यादा है, क्यों, क्योंकि बाई 2 ही है, तो सिग्मा H ग्रेटर देन सिग्मा L। और कितने टाइम ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है, सिग्मा H बराबर में 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा L, ठीक है। अब जब हम स्पेरिकल की बात करते हैं तो स्पेरिकल में क्या है, अगर हम उसको बीच में से काटेंगे तो हमारा ऐसा ही बनेगा ना, सर्कुलर, इस टाइप से ही बनेगा, और यहां पे इस टाइप से रहेगा। तो स्फेरिकल के केस में हमारा कैसा प्रेशर लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल लगेगा। तो सिग्मा स्फेरिकल में PD/4T लगेगा। ये क्या हो गया, यही हमारा इसमें किसी भी डायरेक्शन से काटो तो यही आएगा। तो स्फेरिकल में सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल हूप स्ट्रेस सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, PD/4T होती है, ठीक है। टोटल स्ट्रेन निकालेंगे किसमें, सिलेंड्रिकल के केस में अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5PD/4TE 5 - 4 न्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन हो जाएगा सिलेंड्रिकल के केस में।
बल्क मॉडुलस 3 होगा। बल्क मॉडुलस किसके कारण होगा? क्योंकि जो हमारा वाटर है, वाटर भी क्या है, कंप्रेसिबल रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो उसके कारण भी हमारा कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा हमारा वॉल्यूम ऐड होगा। तो वो वॉल्यूम कितना होगा? पीवी बाई के, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? टोटल स्ट्रेंथ डेल वी अपॉन वी, टोटल जो वॉल्यूम में चेंज होगा अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम बराबर में पीवी अपॉन के, पीडी बाई 40, और इतना आंसर आ गया। तो हमारा थिन प्रेशर वेसल हो गया, डी बाई टी का रेशियो में देखना है, सिलिंड्रिकल देखना है, स्फेरिकल देखना है, हुप स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होगा या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है हमारा टॉर्सन। तो हम क्या करेंगे, टॉर्सन और बेंडिंग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो हमारे क्या होंगे, दोनों चीजें एक साथ में कवर हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो टॉर्सन और बेंडिंग दोनों ही लगभग क्या है, सेम है, मूवमेंट है। ये भी बेंडिंग मूवमेंट है और टॉर्सन ये भी मूवमेंट ही है, तो इनके फार्मूले भी सेम ही होते हैं। एम मूवमेंट है, टी टॉर्सन मूवमेंट है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या अंतर है। ये हमारा क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स होगा, आई वाई वाई होगा। और जो टॉर्सन मूवमेंट में जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनके परपेंडिकुलर में जो होगा जेड एक्सिस में, आई जेड जेड, जिसको हम जे बोल रहे हैं, ये हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। टॉर्सन में हमारा शेयर स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आएगा सिग्मा। आर क्या है, अगर हमारा टॉर्सन लगेगा वो सर्कुलर शाफ्ट में लगता है, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा आर, जिस डिस्टेंस पे हमें टॉर्सनल स्ट्रेस निकालना है वो आर डिस्टेंस हो गई। ऐसी जहां पे हमें स्ट्रेस सिग्मा निकालना है वहां से डिस्टेंस हमारी बाय होगी, सिग्मा अपॉन बाय बराबर में जी थीटा अपॉन एल है। ठीक है, जी बेसिकली क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहां पे क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, आर, ई अपॉन आर। सपोज दैट ये हमारा सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, और जब हमने इसको रोटेट किया तो ए वाला जो स्ट्राटा है, ए वाला जो प्लेन है वो यहां पे आ गया, तो एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, टोटल लेंथ एल पे। तो जो हमारा ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ, जो हमारा स्ट्रेंथ क्रिएट होगा वो क्या होगा, एल बाई थीटा। तो हमारा क्या होगा, जी थीटा अपॉन एल कर दिया, एल बाई थीटा था। तो ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट हो गया, ये हमारा टॉर्सन मूवमेंट हो गया, ये दोनों क्लियर। अब इनमें हमें पढ़ना क्या क्या है, मूवमेंट हमने फार्मूले तो हमने देख लिए। ठीक है, तो जो टॉर्सन वाला है उसमें यही फार्मूला लग रहा है बस, लेकिन हो क्या जाएगा, टॉर्सन के लिए हम बात कर लेते हैं एक बार। जब भी हमारा टॉर्सन लगेगा तो टॉर्सन की कंडीशन में हमारे पास में शाफ्ट में लगेगा, तो एक शाफ्ट ए दी दी होगी, दूसरी शाफ्ट ए दी होगी, है ना। तो अब हमें क्या निकालना होगा, यहां पर फिक्स एंड पे दे दी होगा, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, एक ही हमारी शाफ्ट है, यहां पे हमने मूवमेंट लगाया, यहां पे हमारा फिक्स है, अब हमें निकालना होगा, यहां पे हमने मूवमेंट लगा दिया टॉर्सन, है ना। ये दूसरी कंडीशन ये हो सकती है हमारी, यहां पे दूसरी शाफ्ट है जिसका जी अलग है, इसका जी अलग है, या इसका डाया अलग है, इसका डाया अलग है। ठीक है, या फिर फिक्स नहीं है, दोनों एंड फ्री है, यहां पे हमने कोई टॉर्क लगाया, यहां पे हमने कोई टॉर्क लगाया, यहां पे हमने कोई टॉर्क लगाया, फिर हमें ए बी और सी, तो ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, बी सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन वी हैव टू कैलकुलेट कितना हमारा सीरियसनेस आ रहा है, कहां पे क्या आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉर्सन की कंडीशन में सारा का सारा खेल केवल इसी फार्मूले का है। टॉर्सन की कंडीशन अगर हमारा ये नीचे लग रहा है और ये हमारा ऊपर साइड में लग रहा है, तो अगर हम शाफ्ट को ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। मींस इस एंड पे हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रोटेशन होना चाहिए। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। ठीक है, या हम इसको ले, इसको क्लॉकवाइज हो रहा है ये वाला, और ये डाउन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही अगर हमारा उल्टा हो, यहां पे हमारा क्लॉकवाइज था, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें, और ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसको हम क्लॉकवाइज कर दें। अगर हम इसी को ऐसा कर दें, ये हमारा ऐसा हो रहा है और ये हमारा ऐसा हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव टॉर्सन। ये हमारा नेगेटिव वाला कंडीशन हो गया, पॉजिटिव हो गया, बस ये हमारा टॉर्सन का पूरा यही चैप्टर है, यही हमें कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात आती है बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। बेंडिंग के केस में क्या आता है, हमारे सेक्शन मॉडुलस आ जाता है हमारा। अब सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस जेड बराबर में होता है, जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो आई अपॉन वाई, ये हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है। अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 4 है,
और यहाँ पे मीटर है, क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3 हो जाएगा ना। तो सेक्शन मॉडुलस की जो यूनिट होती है वो मीटर की पावर 3 होती है। और सिग्मा स्ट्रेस बराबर में क्या हो जाएगा, m बाय अपॉन आई। तो हमारा क्या हो जाएगा, m अपॉन जेड। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया किसी भी पॉइंट y पर। तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है उस बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है किसी एक शाफ्ट में। अब सपोज दैट ये हमारी शाफ्ट है या बीम है, इसके ऊपर हमने बेंडिंग मोमेंट लगा के रखा हुआ है, ये हमने बेंडिंग मोमेंट लगाया हुआ है, प्योर बेंडिंग। जब भी हम बात करते हैं तो प्योर बेंडिंग की बात कर रहे हैं अभी। अगर हमने प्योर बेंडिंग मोमेंट लगा के रखा हुआ है तो हमारा होगा क्या, जो बेंडिंग मोमेंट का क्रॉस सेक्शन होगा उसमें बेंडिंग स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन अगर हमारा ए है ना, तो इस क्रॉस सेक्शन में हमारा बेंडिंग मोमेंट ऐसे लगेगा। ठीक है, हो गया। अब अगर हमने क्या किया हुआ है, जो क्रॉस सेक्शन है सेक्शन मॉडुलस हमने जेड निकाल दिया। अब हमारे पास में बेंडिंग मोमेंट में क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो फ्लिचिंग के आ जाते हैं, फ्लिच लगा देते हैं। फ्लिच क्या होता है, अगर हम एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा दे तो हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट है हमें उसको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को लेना है। तो बेंडिंग मूवमेंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है वो किस क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बियर कर पाएगा, है ना। तो बेंडिंग मूवमेंट को बियर करने के लिए जो हमारे पास में सबसे प्रॉफिटेबल या सबसे बेस्ट जो सेक्शन है वो आई सेक्शन है। तो आई सेक्शन हमारा बेंडिंग मूवमेंट के केस में सबसे बेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसा होता है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर जहां पर एरिया ज्यादा है वहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है, तो ये मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर लेगा, ये भी मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर लेगा। यहाँ पे तो वैसे ही कम एरिया है और वैसे ही स्ट्रेस कम लग रहा है, तो ये तो यहाँ पे ब्रेक होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या लगता है, बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग स्ट्रेस लगता है। अगर हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, फ्लिचिंग कर दी, यहां पे वुड है और यहां पे हमने इसके ऊपर स्टील लगा दी। स्टील का मॉडुलस रेशियो ES और वुड का मॉडुलस रेशियो W बराबर में जितना भी आएगा उतने टाइम्स हमें इसकी विड्थ को एक्सपांड कर देना है बस। अगर स्टील की विड्थ इतनी है T है, तो अभी स्टील की विड्थ कितनी हो जाएगी, 20T, 20 टाइम्स ऑफ T हो जाएगा। वुड की विड्थ T ही रहेगी और फिर नीचे फिर से विड्थ कितनी हो जाएगी, 20T हो जाएगी। अभी ये वुड हो गया, ए बी सेक्शन हमारा वुड हो गया, स्टील का क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है स्टील का वो वुड में कन्वर्ट हो गया। 20 टाइम्स हमने मॉडुलस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मॉडुलस रेशियो से, तो 20 टाइम्स हो गया। तो फिर हमें ये स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मूवमेंट में भी यही एक फार्मूला है और इसी से रिलेटेड सारे के सारे हमारे कैलकुलेशन इसी से बेस्ड है। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक टॉर्सनल एक बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये एक्चुअली में ना बहुत सारे लोगों ने बहुत कंफ्यूजिंग करके रखा हुआ है और आज मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इजी होगा, इससे ज्यादा इजी कोई बता नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। तो सबसे पहले हम दो प्रिंसिपल समझ लेते हैं, है ना। एक प्रिंसिपल समझना है हमें एंगल का, हमें एंगल कैसा बनाना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि एसएफडी कैसा होगा, बीएमडी, क्योंकि कभी क्या होता है बीएमडी दे दिया जाता है, हमें एसएफडी बनाना है। ठीक है, तो बीएमडी और एसएफडी में एक रिलेशन है। अगर ये 0 डिग्री कर्व रहेगा तो ये 1 डिग्री कर्व रहेगा। ठीक है, और अगर ये 1 डिग्री कर्व है तो ये 2 डिग्री कर्व रहेगा, और ये 2 डिग्री कर्व है तो ये 3 डिग्री कर्व रहेगा। अब इसका मतलब क्या है हम बताते हैं। कर्व का मतलब क्या है, y बराबर में x की पावर 0, y बराबर में x की पावर 0 क्या हो गया, ये हमारा कर्व हो गया, कौन सा, एसएफडी कर्व हो गया। अगर y बराबर में x है तो 1 डिग्री कर्व हो गया, या ax प्लस के b ऐसा कुछ कर ले हम। ठीक है, तो ax प्लस के b हो गया। अगर हम 1 डिग्री कर्व हो गया, अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, y बराबर में ax स्क्वायर प्लस के बी, इसके फॉर्म में तो 2 डिग्री हो गया, और यही 3 डिग्री रहेगा तो y बराबर में ax की पावर 3, यहां पर bx स्क्वायर भी हो सकता है प्लस c भी हो सकता है, यहां पर भी bx प्लस के c हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये कर्व हो गए हमारे। तो हमेशा याद रखना है जो भी शियर फोर्स डायग्राम रहेगा वो बेंडिंग मूवमेंट से ये कम रहेगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, बेंडिंग मूवमेंट का जो कर्व रहेगा वो इससे ज्यादा रहेगा। अब y बराबर में ax 0 प्लस b कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो
इसकी वैल्यू क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी बाय बराबर में। ठीक है, बाय बराबर में एक्स प्लस बी कर देंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा कोई ऐसा इक्वेशन बनेगा, ये एक्स है, ये एक्स एक्सेस है, ये बाय एक्सेस है, तो ये एक्स एक्सेस है, ये बाय एक्सेस है। ठीक है, अगर हम बाय बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर देंगे तो कुछ हमारा ऐसा इक्वेशन बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अब बाय बराबर में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स होगा तो इसी टाइप से बनेगा, लेकिन वो जो होगा वो ऑर्डर 3 का रहेगा। ठीक, तो हमारे ये कर्व हो गए, ये हमें समझ लिए। अब हम एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल हमारा देखो अभी हमने बनाया ना 2 डिग्री कर्व, जब स्ट्रेट लाइन बनाना है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमें 2 डिग्री कर्व और 3 डिग्री कर्व बनाना है तब हमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हम बताते हैं, जो हमने अभी बात की है। क्या, अगर हमें कर्व ऐसा बनाना है कि ऐसा बनाना है, वो हमें कंफ्यूजन है। हम कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के ही चलेंगे डायरेक्ट, और उनसे ही हम समझेंगे। ठीक है, हमने लोडिंग ले ली और हमने एक ए लोडिंग ले ली। ठीक है, जो कंफ्यूजिंग है वो आगे समझ में, तो इजी वाले तो हर कोई कर लेता है और हर कोई बता देता है। तो इजी को समझने के लिए तो कई लोग हैं, और कई लोगों से समझ सकते हो जिनको इजी समझना है। ठीक है, हम कठिन समझाते हैं उसके बाद। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो होगा क्या, यहां पे इस एंड पे हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। ये हमारा क्या है, लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम यहाँ पे डब्ल्यू बराबर में क्या है, 0 है। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर में क्या है, डब्ल्यू है। क्लियर, ये पूरी लेंथ एल तक है। क्लियर, ये पूरी लेंथ एल तक है। क्लियर, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे 0 है। तो अगर हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, हमारा लोडिंग कितना है, लोडिंग जो कर्व है वो 1 डिग्री कर्व है, स्ट्रेट लाइन है। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, 2 डिग्री कर्व बनेगा। अब 2 डिग्री कर्व में यहां पे जो स्लोप रहेगा, शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, स्लोप वो लोडिंग रहेगी। वहां पर कितना लोडिंग है, ऐसे ही बीएमडी में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, उस पॉइंट पे जो भी शियर फोर्स है उसके बराबर में होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें, इस एंड पे देखें, इस एंड पे स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम ऐसा कर्व बनाए या ऐसा कर्व बनाए, अगर हम ऐसा बनाएंगे तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो हमें कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। अब यहां पे हमारा लोडिंग क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा 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 रहा है। तो हम एक इससे भी देख सकते हैं, मींस हमारा जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो अगर हम सपोज दैट अगर हम ऐसा बनाएंगे तो ऐसा 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 बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप कम है, फिर स्लोप कम है, फिर स्लोप कम है, यहाँ पे जाके कम हो गया। तो ये तो कम हो जा रहा है ना, हमारा तो ऐसा बनना नहीं चाहिए। अगर हम तब फिर हमें कैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कंफ्यूजन होगी वो तो इसमें होगी या फिर इसमें होगी बस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम है स्लोप, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे और इंक्रीज हो गया, यहाँ पे और इंक्रीज, यहाँ पे और इंक्रीज, यहाँ पे सबसे मैक्स हो गया। तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो ऐसा बन गया। ठीक है, अब हमें इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, हमें क्या देखना है, फिर से स्लोप देखना है, शियर फोर्स देखना है। तो इस एंड पे शियर फोर्स कितना है, 0 है। तो और फिर हम देखें शियर फोर्स, देखो शियर फोर्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो हमारा स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा बेंडिंग मूवमेंट का। तो अभी ये कौन सा है, 2 डिग्री कर्व है। ठीक है, तो अभी ये भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कर्व हो गया। क्लियर, अब हमारा क्या हो गया, लोडिंग पैटर्न हमने बना लिया। अगर हम इसकी बात करें हम, ठीक है, तो इसमें अगर हम आते हैं तो यहां पे क्या है, शियर फोर्स का जो डायग्राम का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जो भी हमारा लोडिंग पैटर्न है ना, जो हमारा लोडिंग पैटर्न होगा उसकी बेस पे होगा। तो इस एंड में लोडिंग कितनी है, डब्ल्यू है, और फिर हमारा जो स्लोप है वो क्या हो जा रहा है, धीरे 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 कम होकर के 0 हो जा रहा है। तो कैसा होना चाहिए हमारा, ऐसा होना चाहिए। यहां पे स्लोप मैक्सिमम है, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर स्लोप और कम हो गया, फिर स्लोप और कम होगा, और यहां पे जाकर 0 हो गया। तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बनेगा बनेगा। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखो यहां पे स्लोप क्या है, 0 है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो होगा क्या, अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम शियर फोर्स है,
तो स्लोप क्या होना, स्लोप हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, पहला कंडीशन। स्लोप क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में जो हमारा स्लोप रहेगा वो 0 रहेगा। तो हम ऐसा बना सकते हैं क्या, ऐसा बना सकते हैं, स्लोप यहां पे 0 है, नहीं है, स्लोप कुछ ना कुछ है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो हमारा कैसा होगा, ए भी ऐसा ही बनेगा। इन दोनों में अंतर होगा थोड़ा, ठीक है। ए भी 3 डिग्री कर्व बनेगा, इसका भी ऐसा ही 3 डिग्री कर्व बनेगा। तो यही दोनों मैक्सिमम कंफ्यूजिंग है। अगर ये समझ में आ गया तो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जहां पे शियर फोर्स लग रहा है, सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रिएक्शन के बाद आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अब बात किसकी आ जाती है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, साइन कन्वेंशन की। बस एक ही जो प्रॉब्लम है वो साइन कन्वेंशन की, ठीक है। तो जितनी भी साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम है वो एक बार में खत्म कर लेते हैं सारी, जिससे कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की सारी जगह खत्म कर दो। एसएफडी की बात कर लेते हैं। एसएफडी में क्या होगा, यहां पे टॉप में ऊपर, ये नीचे, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे टॉप में नीचे, बॉटम में ऊपर नेगेटिव होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये तो बहुत सिंपल है, अगर तुम हंस रहे हो तो पॉजिटिव और तुम रो रहे हो तो नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम लगता है, ठीक है। अगर हम ऐसा ही हम किसके लिए, टॉर्सन के लिए बात करें, टॉर्सन में अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे घुमाओ और इसको ऐसे घुमाओ, है ना, क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम इसको ऊपर घुमाएं, इसको नीचे घुमाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस एंड में क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, इस एंड में एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, बस जो एक्सट्रीम एंड है राइट हैंड वाला, ठीक है। बस ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव है, ये शियर फोर्स नेगेटिव है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, ये बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है, ये टॉर्सन के लिए होगा। अब हमारे लिए एक और चीज बच जाती है, जो है किसमें, टेंसाइल, प्रिंसिपल स्ट्रेस की कंडीशन में टेंसाइल हमारा पॉजिटिव होगा, कंप्रेसिव नेगेटिव होगा। जो हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। बस सिंपल। ये हमारे किसके लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस वाली कंडीशन के लिए। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे क्लियर हो गए, इनके साइन कन्वेंशन बता दी, और जो कंफ्यूजन है वो हमने क्लियर कर दी। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो हमारा शियरिंग स्ट्रेस की, ठीक है। शियर स्ट्रेस होता है, ये हमारा ट्रांसवर्स शियर है, हमें याद रखना है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है, ये टॉर्सनल वाला शियर स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। एक हमारे शियर स्ट्रेस हमने जो पढ़े हुए थे, लोडिंग, अगर हम लोड की बात करें तो लोड हमारे कैसे होते हैं, टाइम के बेसिस पे होता है, डायरेक्शन के बेसिस पे होता है, देन एरिया के बेसिस पे होता है, और इन्हीं बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। लोड लगेगा तो स्ट्रेस क्रिएट होगा। अगर हम टाइम के बेसिस पे बात करें तो स्टैटिक हो जाता है, और दूसरा डायनेमिक हो जाता है। अगर हम डायनेमिक में भी बात करें तो हमारा फटीग हो जाता है, और दूसरा एक फटीग रहेगा, दूसरा इंपैक्ट रहेगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल रहेगा या शियर रहेगा। अब अगर हम नॉर्मल में भी बात करें तो एक्सियल रहेगा या एक्सेंट्रिक रहेगा, ठीक है। और शियर की बात करें तो नॉर्मल टॉर्सनल शियर रहेगा या ट्रांसवर्स शियर रहेगा। हम स्ट्रेस भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। एरिया के बेसिस पे करें तो कंसंट्रेटेड होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है या यूनिफॉर्मली बेरिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, लोडिंग पैटर्न हो गए, और इन्हीं लोडिंग पैटर्न के बेसिस पे हमारे स्ट्रेस आ जाते हैं। डायरेक्शन के बेसिस पे इतने हैं, एक्सियल, एक्सेंट्रिक, और इनके बेसिस पे भी हमारे ये टेंसाइल हो सकता है या कंप्रेसिव हो सकता है, ठीक है। अभी हमें जो बात करनी है वो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की बात करनी है। जब अगर हम किसी भी बीम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम लोड लगाते हैं तो उस लोड के कारण हमारा ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। उस ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस को हमें देखना है, ठीक है। तो हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, मजा आएगा इसमें। ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस के लिए जो फार्मूला होता है वो टाउ बराबर में एस ए बाय बार अपॉन आई बी, से आई बी को। तो अब एस क्या है, ए क्या है, बाय बार क्या है, आई बी क्या है, हम बात करते हैं। अगर हमने सपोज दैट ये हमने कोई लोडिंग पैटर्न बनाया, इस लोडिंग पैटर्न के बेसिस पे
हमारा यहाँ पे W/2 हो गया, A W/2 हो गया, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सीरियसनेस। ठीक है, अगर हम लोडिंग डायग्राम बना लिया, तो अगर हम यहां पे बात करें तो सीरियसनेस कितना है, शियर फोर्स कितना है, SFT है, यहाँ पे SFT कितना है, W/2, यहाँ पे शियर फोर्स कितना है इतनी सेक्शन में, W/2 है। तो अगर हम इस सेक्शन की बात करें इसके लिए, तो टाउ बराबर में क्या हो जाएगा, W, S क्या है, लोड, शेयर फोर्स कितना लग रहा है, तो कितना लग रहा है, W/2, ये लग रहा है, W/2 भी लगा। ठीक है, अब एरिया, इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन ए है हमारा, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा एक्स एक्सेस है। ठीक है, अब हमें शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस निकालना कहां पर है, अगर हमें इसके ऊपर वाली लेयर पे निकालना है, तो यहां से डिस्टेंस हमारी कुछ होगी, एक्स होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी बाय है, ये डिस्टेंस बाय है इस सेंटर की, ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसका जो सेंटर है वो हमारा बाय बार है। ठीक, इसका एरिया कितना ए है, तो W/2 इंटू में एरिया इंटू में बाय बार, ये क्या हो गया, इसका हो गया। अब आई क्या है, किस एक्सेस के अराउंड होगा, जिस एक्सेस के अराउंड हम इस यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सेस के अराउंड क्या हो जाएगा, आई भी निकालना पड़ेगा, आई, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सेस निकाल दिया। बी क्या है, जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है, बी है, तो हमने बी का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अब हम एक बात करते हैं, अगर हमें पूरी इसकी बात करनी है, पूरे ऊपर एरिया की, तो इसमें लोडिंग कितना रहेगा, टाउ बराबर में W/2 ही रहेगा। एरिया कितना हो जाएगा इसका, बी, और इसकी जो हाइट है वो h मान लेते हैं, तो ये हाफ हाइट हो गया, तो कितना हो जाएगा, BH/2। अब बाय बार कितना होगा, ये तो H/2 है, इसका सेंटर कहां पे होगा, इसका भी हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा, H/4। अब इसका एक्स एक्सिस के अराउंड अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BH3/12, तो हमने लिख दिया BH3/12 इनटू में बी क्या है, हमारी इसकी ब्रेड्थ है, तो हमने बी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारा, 2 2 4 और 2 2 4 काट दिया, तो ये 4 कट गया, तो 3 बचा, यहां पे BH है, तो H² और B कट गया, तो हमारा क्या बचा, W अपॉन क्या बचा, यहां पे 4 बचा, यहां पे 4 बचा, और यहां पे BH/3 बचा, तो कितना हो गया, 3/4 W/BH, यही हो गया। और अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि जो शियर फोर्स था S बराबर में वो कितना था, W/2 था, तो 3/2 इंटू में W/2/BH, BH क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अगर ये शियर फोर्स टोटल एरिया में लगता तो एवरेज शियर स्ट्रेस कितना आता, अगर यही शियर फोर्स हमारे इस एरिया में लगता तो एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होता, टाउ एवरेज बराबर में W/2/BH, यही होता। लेकिन हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3.2 टाइम्स आई है, मींस जो एवरेज वैल्यू है उससे भी 1.5 टाइम्स है। तो अगर हम इस सेक्शन में बात करेंगे तो जो हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसा आएगा, वो लगभग ऐसा आएगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी टाउ मैक्सिमम बराबर में कितना होगा, टाउ एवरेज का 1.5 टाइम्स होगा। ठीक है, यही अगर हमारा सर्कुलर सेक्शन होता तो सर्कुलर सेक्शन में भी ऐसा लगता, तो वहां पर जो टाउ मैक्सिमम आता बराबर में कितना हो जाता, 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। इससे रिलेटेड बस वही चीज आएंगी, आपको फार्मूले के थ्रू आपको कोई भी सेक्शन दिया जाएगा और यही सेम फार्मूले के थ्रू आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये शियर फोर्स वाला भी, शियर स्ट्रेस वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है स्ट्रेस स्ट्रेन और प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो अब हम इसमें बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन की, प्रिंसिपल प्रेन स्ट्रेस और स्ट्रेन की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन है, इनमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेस में तो सिग्मा बराबर में P, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड हमारे
न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो स्ट्रेस होता है हमें केवल थ्योरेटिकल पता होना चाहिए। स्ट्रेस जो होता है वो 2 डिग्री टेंसर होता है। इसमें हमारे 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होता है, एनिसोट्रोपिक मटेरियल होता है, और एक जो होता है वो हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है। अगर हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो हमारे पास में इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। कुछ इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी होती है, बल्क मॉडुलस के होता है, और हमारा पॉइजन रेशियो न्यू होता है। जो बल्क मॉडुलस के होता है वो बेसिकली हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कारण होता है, हमारा हाइड्रोस्टेटिक की कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। तो बाकी कंडीशन के लिए हमारा ये अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे स्ट्रेस बराबर चाहिए हमें। तो ई जी म्यू हमारे एनिसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक के लिए रहेगा। ठीक है। जो आइसोट्रोपिक कंडीशन में जब हमारा हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन रहेगा, जहां पर सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई और सिग्मा जेड होगा, वहां पर के आता है हमारा। ठीक है। अब जब हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल है, ये सभी कैसे हैं? ट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक। जो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है उसके लिए हमें 9 इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए, एनिसोट्रोपिक के लिए 21 चाहिए, और आइसोट्रोपिक के लिए 2 चाहिए, जिससे कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सके, बाकी के इलास्टिक कांस्टेंट्स को फाइंड कर सके। अब हमने क्या बात की थी? स्ट्रेस जो है वो हमारा 2 डिग्री टेंसर है। वो 2 डिग्री टेंसर क्यों है? सिग्मा एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स क्या है? जिस प्लेन पे लग रहा है वो, और एक्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो। तो प्लेन में क्या होगा? हमारा ये सिग्मा एक्स एक्स लग रहा है, एक्स प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में, एक्स प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में। अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक्स प्लेन पे लग रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है? बाय डायरेक्शन है। तो क्या हो जाएगा? ये टाउ एक्स बाय हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय प्लेन में लग रहा है लेकिन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो टाउ एक्स बाय हो जाएगा। ये हमारा सिग्मा वाई, ये भी हमारा सिग्मा बाय होगा। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेस की कंडीशन हो गई जो हमारे प्लेन पे लग रहा है। अब जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास में चेंज इन लेंथ निकालना है। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल बराबर पी एल अपॉन ए होता है, और पी अपॉन ए करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो नॉर्मल फार्मूले से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, पी एल अपॉन ए से। और इसमें हमारे जो न्यूमेरिकल रहते हैं उनमें नॉर्मली हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। थर्मल स्ट्रेस हमारा कब क्रिएट होता है वो जानना ज्यादा जरूरी है। अगर हम थर्मल लोड के कारण अगर हमारा कोई स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है और उस स्ट्रेन को हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, मींस हम मटेरियल को एक्सपांड नहीं होने दे रहे, तब हमारा थर्मल स्ट्रेस क्रिएट होता है। ठीक है। तो जो थर्मल एक्सपांशन डेल बराबर में होगा वो अल्फा एल डेल टी होता है, और अगर थर्मल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो क्या होगा? अल्फा इंटू में डेल टी इंटू में ई होता है। ठीक है। ये हमारा क्या होगा? स्ट्रेस का फार्मूला हो गया, ये चेंज इन लेंथ का फार्मूला हो गया, और इसके बेसिस पे हम थर्मल स्ट्रेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लोडिंग होती है उस, वो सारे जो लोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन की और प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो सबसे पहले हम मोहर सर्कल से पढ़ते हैं, क्योंकि मोहर सर्कल अगर हमें समझ में आ गया तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टेंसाइल हमारा पॉजिटिव होता है, सिग्मा कंप्रेसिव हमारा नेगेटिव होता है, और अगर हमारा शियर स्ट्रेस टाउ क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये पॉजिटिव होता है मोहर सर्कल में, और एक्चुअल में अगर हम लगाते हैं तो ये नेगेटिव होता है। एक्चुअल में अगर हम कोई आंसर लिखते हैं तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है। और टाउ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हमारा क्या रहेगा? टाउ एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव रहेगा मोहर सर्कल में, मोहर सर्कल में। ठीक है। और वैसे हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक। तो हमारा साइन कन्वेंशन ये रहेगा, जब भी हम मोहर सर्कल बनाएंगे तो मोहर सर्कल में जो हमारा एंगल रहता है वो एंगल हमेशा थीटा की जगह 2 थीटा एंगल रहता है। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं, हमें मोहर सर्कल एक बार समझ लिया तो हम सारे न्यूमेरिकल उससे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक ही साइन की गलती होगी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आते कैसे हैं इसमें? अभी हमें कोई स्ट्रेस कंडीशन दे दी जाएगी, है ना, उस स्ट्रेस कंडीशन में किसी एंगल थीटा पे हमें निकालना पड़ेगा इसमें नॉर्मल स्ट्रेस क्या लग रहा है, टाउ कितना लग रहा है वो आएगा। या हमें न्यूमेरिकल की जगह एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, और अगर हमें फार्मूला ड्राइव करने में चुटकियों का टाइम लग रहा है, 2 सेकंड की में अगर हम फार्मूला निकाल रहे हैं, तो हमें क्यों जरूरत है फार्मूला याद करने की? हमें कॉम्प्लेक्स फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और उसमें हमारे जो साइन है वो भी गलत हो सकते हैं। ठीक है। तो मोहर सर्कल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मोहर सर्कल बना लेते हैं, है ना। ये हमने मोहर सर्कल बना लिया।
ये हमारा सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा एक्स हो गया, ये हमने टाउ बना लिया, ये हमारा सिग्मा बाय हो गया, ये हमारा टाउ हो गया, ठीक है। और हमें यहां से इस प्लेन से एंगल कितना थीटा है अभी हमें कैलकुलेट करना है, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा और शियर स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। नॉर्मल और शियर स्ट्रेस क्या होगा, अब फार्मूला हम याद करेंगे, इससे अच्छा कि हम इससे समझ लें बहुत जल्दी कि कैसे हमें फार्मूला तुरंत के तुरंत ड्राइव करना है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स हम मान के चलते हैं, सिग्मा एक्स बड़ा है सिग्मा बाय से, तो सिग्मा एक्स क्या है हमारा मोर सर्कल में पॉजिटिव रहेगा। एक क्लॉकवाइज है, इसमें जो सिग्मा एक्स के साथ में जो स्ट्रेस लग रहा है इस पे, इस वाले प्लेन पे, वो कैसा लग रहा है क्लॉकवाइज है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो सिग्मा एक्स पहले तो बड़ा है, ठीक है, और दूसरा क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये सिग्मा एक्स और टाउ हो गया, और बाय वाला जो पॉइंट है वो सिग्मा बाय हो गया और माइनस टाउ हो गया, क्लियर। अब हमने इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास में सेंटर ओ आ गया, इसको हम ओ डैश मान लेते हैं, ये हम ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा सी डैश हो गया, ठीक है। अभी ये जो वाला जो प्लेन है इसको हम डी डी डैश मानते हैं, ठीक है। अभी डी वाला प्लेन जो है वो किससे थीटा एंगल है, वो बाय वाले प्लेन से कितना एंगल है, थीटा एंगल है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थीटा है तो 2 थीटा एंगल हो जाएगा, किससे, बाय प्लेन से। बाय प्लेन हमारा ये है। अब क्लॉकवाइज कैसा होगा, इस डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन होगा, तो हमने यहां से ये निकाल दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, कितना एंगल, 2 थीटा एंगल चाहिए, ये हमारा 2 थीटा एंगल हो गया, ठीक है, क्लियर। अभी हमें इसी पे नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहां पे हमने एक ही बना दिया लाइन, ठीक है। ये थोड़ा मोटा हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक से सही है। तो अब हमारा ए था, इसको हम यहां पे डी ले लिया, डी डैश ले लिया, इसको हमने डी ले लिया, तो अभी क्या हो जाएगा हमारा ओ डैश डी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, सिग्मा एन हो जाएगा, और डी डैश डी बराबर में क्या हो जाएगा, डी डैश डी बराबर में टाउ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, ओ ओ डैश निकालेंगे, ओ ओ डैश बराबर में क्या हो जाएगा, जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन रहेंगे वो कौन से रहेंगे, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा ई डैश हो गया, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला कंडीशन क्या रहेगा, ये यहीं पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहेगा, और यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहेगा, ये हमारा एफ हो गया और एक हमारा एफ डैश हो गया, क्लियर। अब हम सारे सब कुछ इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओ डैश, सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे और हाफ कर देंगे, क्योंकि ए वाली डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। अब हमें ओ डैश डी डैश निकालना है, तो ओ डैश डी डैश बराबर में ओ ओ डैश माइनस ओ डैश माइनस क्या हो जाएगा, ओ डैश डी डैश, यही हो जाएगा। ओ डैश डी डैश निकालना है तो ओ डी डैश, इतना ही डिस्टेंस है ना, तो ओ डैश कितना है हमारा, ओ डैश सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। अब ओ डी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, अगर हम ओ डी डैश कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ डी कॉस, ये हमारा एंगल 2 थीटा है, इसको हम 2 फाई मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 2 फाई, ये एंगल 2 फाई है तो ये भी एंगल 2 फाई हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 2 फाई, यही हो जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ओडी कॉस 2 थीटा प्लस 2 फाई, तो ओडी की वैल्यू हमने ओडी का ओडी लिखने दिया, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई, ठीक है। अब हम cos 2 फाई की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम cos 2 फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए cos 2 फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी डैश अपॉन माइनस ओ डी cos 2 थीटा, यहां पर cos 2 फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी डैश अपॉन, अगर हम इस यहां पे एंगल लेंगे इसको, ओ सी डैश, यहां पे हमारा ए है, ये एंगल 2 फाई है, तो 2 फाई बराबर में क्या हो जाएगा, cos 2 फाई बराबर में ओ सी डैश अपॉन ओ ए माइनस साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 फाई बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी डैश
अपॉन ओ ए। अब जो ओ ए है और ओ डी है दोनों क्या है, रेडियस है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, ओ सी डैश की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए ओ सी डैश की वैल्यू क्या होगी, सेंटर की वैल्यू ओ ओ डैश माइनस ओ डैश सी डैश। यहां तक की वैल्यू कितनी है हमारी, सिग्मा वाई है, और यहां से यहां तक की वैल्यू हमें पता ही है, तो कितना हो जाएगा, ओ सी डैश बराबर में सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा वाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इन टू में कॉस टू थीटा। ये माइनस हमारा पहले लगा हुआ है तो यहां पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो गया साइन टू थीटा। अब यहां क्या है, ए सी डैश है, तो ए सी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी डैश बराबर में माइनस टाउ है, तो ए सी डैश बराबर में वैल्यू आएगा केवल, है ना, यहां पे माइनस नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओ सी डैश मतलब सिग्मा एन, जो हमारा प्लेन लगेगा उस प्लेन पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा सिग्मा एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाउ, तो हम टाउ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाउ बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, टाउ बराबर में अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसको बना लेते हैं पहले, ओ डी डैश डी, ये एंगल कितना है हमारा, टू थीटा प्लस टू फाई, यही है, तो क्या हो जाएगा हमारा ओ डी साइन टू थीटा प्लस टू फाई, ये हो जाएगा। अगर हम इसको आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओडी का ओडी ही रहेगा, साइन टू थीटा कॉस टू फाई प्लस साइन टू फाई और कॉस टू थीटा, यही हो जाएगा। अभी हमने कॉस टू फाई की वैल्यू निकाली थी, कॉस टू फाई बराबर ओ सी डैश अपॉन ए है, तो क्या हो जाएगा, ओडी साइन टू थीटा कॉस टू फाई बराबर में क्या आया था, ओ सी डैश अपॉन ओ ए, तो ओ सी डैश अपॉन ओ ए हो गया, प्लस साइन टू फाई और कॉस टू थीटा, तो हमने कॉस टू थीटा का कॉस टू थीटा लेने दिया। अब साइन टू फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन टू फाई बराबर में ए सी डैश अपॉन ओ ए, तो ए सी डैश अपॉन ओ ए हो गया, ठीक है। तो ओ ए भी रेडियस है, ओडी भी रेडियस है, तो आंसर क्या हो गया, साइन टू थीटा ओ सी डैश की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, तो आंसर कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, क्या है, साइन टू थीटा है, यहां पर हमने साइन टू थीटा रहने दिया। अब प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब ए सी डैश अपॉन ओ ए सी डैश की वैल्यू क्या है हमारी, ए सी डैश की वैल्यू यहां पे टाउ है तो हमने टाउ लिख दिया, और टाउ इंटू में कॉस टू थीटा हो गया, तो हमारा क्या आ गया, ये शियर स्ट्रेस टाउ आ गया, तो हमारा कैलकुलेशन हो गया, क्लियर। तो हमने शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया किसी भी प्लेन जो हमारा एंगल थीटा पे है, ठीक है। अब हमें किसकी बात करनी है, प्रिंसिपल प्लेन की बात करनी है, प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करनी है। तो जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा टाउ, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, जो हमारा ओ ई है या ओ एफ है, ओ एफ इन सभी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ओडी की वैल्यू तो यहां पे कट गया ना, लेकिन हमारी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, क्योंकि अगर हम यहां पर इसकी वाली बात करें ओ ए और यहां पे सी डैश, ठीक है, तो ओ सी डैश बराबर कितना आया था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू ये लिखा है था यहां पे, ओ सी डैश की वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, तो यही हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, टाउ है, प्लस टाउ स्क्वायर बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, अगर हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, प्रिंसिपल स्ट्रेस, और हमें ओ डैश की वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा ओ डैश, अगर हमें ओ डैश की वैल्यू पता है, ओ डैश माइनस रेडियस या प्लस रेडियस,
तो प्लस माइनस रेडियस, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाय बाई टू, जो हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाय बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाय बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टाउ मैक्सिमम हो गया, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन की बात हो गई। अभी इसमें एक और चीज नई बात आ जाती है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्लेन में हमें एब्सोल्यूट की पूछ लेता है हमें। ठीक है, तो अभी हमारा जो मोहर सर्कल है वो प्लेन के लिए बना है। अगर हम 3 स्ट्रेस हो हमारे पास में, टाउ एक्स बाय टाउ, जैसे हमारा ये है टाउ एक्स बाय है, टाउ बाय एक्स है। ठीक है, अभी हमारा एक और प्लेन होगा, थर्ड प्लेन, ये वाला प्लेन। इसमें तो हमें स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है ना, इसमें हमें शियर भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमें शियर नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, हमें केवल सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है और सिग्मा जेड की वैल्यू 0 है, तो वो यहां पे हो जाएगा। ये हमारा सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, तो हमारा सिग्मा 1 ये हो गया, सिग्मा 2 ये हो गया, सिग्मा 3 ये हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा सर्कल, एक और सर्कल इन दोनों के बीच बनेगा और एक इन दोनों के बीच में सर्कल बन जाएगा, तब हमारा सोल्यूट वाला सर्कल बन गया। तो अब हमसे पूछ सकता है कि इस कंडीशन में हमारा एब्सोल्यूट क्या होगा। तो O और E को मिलाकर के हमारा एक यहाँ पे सर्कल बन जाएगा छोटा सा, और एक इन दोनों को मिलाकर के एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो OE डैश का सेंटर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम बराबर में क्या हो सकता है हमारा, अब यहां पे अगर हम निकालें तो प्रिंसिपल अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 है तो सिग्मा 1 बाई 2 सिग्मा 2 बाई 2 और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये क्या हो गए हमारे शियर स्ट्रेस हो गए। जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। ये हमारे क्या होगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट की कंडीशन हो गया। अब हमारी एक और चीज कंडीशन आ जाती है, वो है हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारा कोई भी प्लेन है, हाइड्रोस्टेटिक में क्या होता है, पास्कल्स का लॉ लग जाता है। पास्कल्स का लॉ क्या बोलता है, किसी भी डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा। लेकिन जो प्रेशर लग रहा है वो नेगेटिव है। तो हाइड्रोस्टेटिक को अगर हम मोहर सर्कल में ड्राइव करेंगे या डिफाइन करेंगे, कहां आएगा, नेगेटिव साइड में, तो वो यहां पे आएगा। क्या आएगा, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स, टाउ लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो टाउ कुछ है नहीं, सिग्मा एक्स भी यही है, सिग्मा वाई भी यही है, तो हमारा पॉइंट जो आएगा वो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में क्या आएगा, पॉइंट आएगा। ठीक है, एक हमारा और होता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ये तो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा नाम है, तो ऐसे ही उल्टा सीधा काम है इसका। अगर हमें जैसे इस प्लेन पे हमने निकाला था स्ट्रेस, ठीक है, तो इस प्लेन का यहां से जो भी हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाई कहलाएगा। एंगल ऑफ सेंटर से जो भी एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है। ठीक है, और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी को अगर हम देखें यहां पे, अगर हम ड्राइव करें तो क्या होगा, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एन है, इसकी वैल्यू टाउ है, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी tan फाई बराबर में क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर में क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन सिग्मा एन। अब यहां पर एक ट्रिक है, जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी रहता है वो ओरिजिनल एंगल रहता है। वो कौन सा एंगल रहता है, ओरिजिनल एंगल रहता है। बाकी सारे एंगल हमारे क्या रहते हैं, डबल रहते हैं। बस यही एक अकेला एंगल है मोहर सर्कल में जो डबल नहीं रहता है। ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आपका यही सारा कॉन्सेप्ट है, बाकी आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं, सारे फार्मूले रिवाइज हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।